एग्रीकल्चर का लास्ट टॉपिक लेसन नंबर फर्स्ट का लेकर आया हूँ। इसके बाद हमारा ये लेसन पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे आज वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन हम लोग करेंगे कि मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एक बार दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। टॉपिक है हमारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो आप सब जानते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, मृदा का जो निर्माण है इसमें संश्लेषण भी होता है और मृदा का विघटन भी होता है, जिसके लिए मृदा की आवृत्ति, वर्षा, प्रचंडता, ये सब इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के अंदर देखो क्या होता है, जब मृदा का अपघटन होता है तो मूल पेत्रक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और इससे ही मृदा परिच्छेदिका का भी बनती है, इसी से बनती है मृदा परिच्छेदिका जब मूल पदार्थ बनेगा। इसके अलावा अगर हम देखें मृदा निर्माण के संदर्भ में तो एक वैज्ञानिक थे जिनका जो सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, इसका नाम था जो हमारे जो विज्ञान जिनको मृदा विज्ञान जनक भी कहते हैं उनका नाम था वी डोकुचेव। इन्हें मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, वी डोकुचेव। क्या है इनका नाम, 1900 ईस्वी में इन्होंने ये क्या बोला इनका, वी डोकुचेव, है ना, वी डोकुचेव। इन्हें मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। एक बात सुन लेना, मैंने कहा मृदा का जो निर्माण है और विघटन है, संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रिया होती है। ठीक है, और वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवृत्ति और वितरण मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। मृदा के जब अपक्षय या चट्टानों खनिजों का अपक्षय होता है तो मूल पदार्थों का निर्माण होता है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो क्या बनता है, मूल पदार्थों का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया के दौरान ही मृदा परिच्छेदिका बन जाती है। समझ में से एक बात। इसके मैंने कहा कि मृदा विज्ञान जनकों ने वी डोकुचेव 1900 इन्हें इसको जनक कहा गया था, 1900 यानी 1900 यानी 19वीं सदी में इन्होंने ये बताया था कि मृदा निर्माण के लिए पेत्रक पदार्थ में जलवायु, मृदा निर्माण के लिए पेत्रक पदार्थ जलवायु और जीवमंडल उत्तरदायी होता है। तो मृदा निर्माण के लिए दो चीज़ें उत्तरदायी हो गई है। क्या हो गई है, मृदा निर्माण के लिए दो चीज़ें उत्तरदायी हो गई है। एक तो हो गई है जलवायु, एक हो गया है जीवमंडल। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक आए थे। इसके लिए देखो जो वैज्ञानिक आए थे ना उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आप बात। सबसे पहले तो जिसका नाम था जेनी, 1941 था। इन्होंने ना मृदा निर्माण में जो आपस में जो कारक होते हैं उनको समझाने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था, जो सूत्र एस बराबर, एस मतलब होता है सोइल, FCl/Br/Pt क्या होता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक का नाम का जेनी, कौन आए थे 1941 ईस्वी में, कौन थे वैज्ञानिक, जेनी। ठीक है, इन्होंने मृदा निर्माण के जो संबंध में क्या दिया था, सूत्र था, क्या दिया था, एस में सोइल बराबर FCl/Br/Pt। एस मतलब सोइल, सोइल माने मृदा, है ना, सोइल, है ना, लिख नहीं रहा, एस माने सोइल, है ना। एफ माने फंक्शन, फंक्शन माने कार्य, एफ माने फंक्शन, फंक्शन माने कार्य। Cl माने क्लाइमेट, क्लाइमेट माने जलवायु, Cl माने क्लाइमेट। बी माने बायोस्फीयर माने जीवमंडल। Cl को क्लोरीन मत कह देना, क्लाइमेट है, क्लाइमेट। ठीक है, बी मतलब जीवमंडल। आर माने क्या होता है, रफ सरफेस, स्थलाकृति। पी माने पेरेंट्स, पेरेंट्स माने पेत्रक, और टी माने टाइम, टाइम माने समय। ठीक है ना। मृदा फंक्शन कार्य, Cl माने क्लाइमेट, बी माने जीवमंडल, आर माने स्थलाकृतिक, पी माने पेत्रक और टी माने समय। यह सूत्र किसने दिया था, जेनी ने दिया था। इसके बाद वैज्ञानिक आए थे जोफे, उन्होंने जोफे आए थे, कब आए थे, जोफे, इसके बाद जोफे आए थे
1949 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि मृदा निर्माण को वैसे बेसिकली 5 कारक करते हैं प्रभावित, लेकिन इन्होंने कहा था ये जो 5 कारक है ना, ये मुख्य रूप से 2 कारकों में विभक्त होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि वह ये 5 कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जोफे ने कहा था कि ये जो 5 कारक है ना, 5 कारक 2 भागों में विभक्त होते हैं, ठीक है। अब वो 2 भागों में होते हैं, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक, ठीक है। तो मैं को डिटेल में लिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, एक बार लिख लो, थोड़ा सा लिखना। मृदा निर्माण एक संश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक एवं विघटन प्रक्रिया है, जिसमें असंगठित चट्टानें अपक्षित होकर मृदा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे और एक एरो बना के लिखेंगे। मृदा निर्माण को ऐसे एरो लगाना है, ऐसा ना रोल लगाते हो ऐसे। मृदा निर्माण को वर्षा की प्रचंडता प्रकृति, आवृत्ति तथा वितरण प्रभावित करता है। चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों एवं खनिजों का अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है और इन प्रक्रियाओं से ही मृदा परिच्छेदिका बनती है। ऐसे मृदा परिच्छेदिका, और इन प्रक्रियाओं से ही मृदा परिच्छेदिका बनती है। नेक्स्ट एरो लगाना, नेक्स्ट एरो लगाओ, लिखो वी डोकुचेव, ये लिखा हुआ है सामने, वी डोकुचेव, क्वेश्चन 1900 ईस्वी, कोष्टक बंद कर देना, ये पैदा हुआ था। वी डोकुचेव 1900 ईस्वी को मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं, जिसके अनुसार मृदा निर्माण के लिए जलवायु व जीवमंडल उत्तरदायी होते हैं। ये लिखा हुआ है, जिसके अनुसार मृदा निर्माण के लिए जलवायु व जीवमंडल उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना, जेनी, ये लिखा हुआ जेनी, क्वेश्चन में लिखो 1941 ईस्वी, जेनी ने मृदा निर्माण में परस्पर संबंध बताने के लिए
निम्न सूत्र दिया बताने के लिए, निम्न सूत्र दिया, निम्न सूत्र दिया, सूत्र ये है एस बराबर एफ सी एल बी आर पी टी, एस बराबर एफ फिर कोष्टल आके सी एल बी आर पी टी। एस बराबर ना मर्दा, अगर चाहो तो लिख लीजिए इंग्लिश में सोइल, एफ माने फंक्शन कार्य, सी एल माने क्लाइमेट जलवायु, बी माने बायोस्फीयर जीवमंडल, आर माने रफ स्टेट स्थलाकृति, पी माने पेरेंटल पेत्रक, टी माने समय टाइम, टी माने समय टाइम। पेत्रक पदार्थ लिख देना, चट्टान होती है ना, चट्टान और खनिज पेत्रक पदार्थ। चलें जल्दी लिखें। तो 5 चीजें होगी, देख लो 1 2 3 4 5। तो जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट लिखना, आगे लिखो। इस प्रकार जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं। यह काम कब हुआ था? 1941 में हुआ था। 5 कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे लिखना, जोफे, जोफे भी वैज्ञानिक है, जोफे मैं लिख के दिखा रहा हूं, जोफे, जोफे कोष्टक में 1949 ईस्वी ने इन 5 कारकों को 2 भागों में विभक्त किया, इन 5 कारकों को 2 भागों में विभक्त किया। दो भागों में विभक्त किया। देखो पहला भाग यहां लिख देता हूं, दूसरा भाग लेता हूं। पहला भाग क्या है? सक्रिय कारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिव फैक्टर। ये 2 प्रकार का होता है, ए भाग और बी भाग। ए भाग में आता है क्या? जलवायु और जीवमंडल, क्लाइमेट मतलब जलवायु मतलब Cl और जीवमंडल माने बी। बी भाग को बोलते हैं निष्क्रिय कारक, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव फैक्टर। इसमें 3 चीजें आती हैं, इसे लिखना 1 सेकेंड। अब इसमें 3 कौन कौन सी आती है? पहली, दूसरी और तीसरी। पहली इसमें आ जाएगी स्थलाकृति, दूसरी इसमें आ जाएगी पैतृक पदार्थ, और तीसरी इसमें आ जाएगी क्या? समय टाइम। स्थलाकृति आर, पैतृक माने पी और टी, सी बी सी एल बी पी सी एल बी आर पी टी। ऐसे 2 है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। चलो उतार लो जल्दी से इसको। जल्दी लिख लो। लिखें जल्दी सभी।
चलें आगे, अब टॉपिक डालना, फर्स्ट टॉपिक डाल लो। नंबर 1 टॉपिक क्या है हमारा, सभी देख लेंगे, सक्रिय कारक। सक्रिय कारक नंबर 1 टॉपिक डाल लो, सक्रिय कारक। सक्रिय कारक सबसे फर्स्ट टॉपिक डाल लेंगे सभी, सक्रिय कारक। चलेंगे सक्रिय कारक में क्या होगा, देखो जो एक्टिव कारक होते हैं ये मृदा को ऊर्जा प्रदान करेंगे, द्रव्यमान में भूमिका निभाएंगे। 2 प्रकार के होंगे, जलवायु और जीवमंडल। लिख लो सक्रिय कारक में, लिखना सक्रिय कारक, टोपी डाल के लिखो इसके अंदर। यह मृदा को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह मृदा को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह मृदा को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करता है, जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करता है, जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करता है। आगे एरो लगाना और लिखना, एरो लगा लिखना आगे। नेक्स्ट, जलवायु व जीवमंडल, जलवायु व जीवमंडल, जलवायु व जीवमंडल सक्रिय कारक होते हैं। जलवायु व जीवमंडल सक्रिय कारक होते हैं। जलवायु व जीवमंडल सक्रिय कारक होते हैं। सेकंड टॉपिक आएगा निष्क्रिय कारक। सेकंड टॉपिक आएगा निष्क्रिय कारक। लिखना है इसके अंदर निष्क्रिय कारक में, देखो ये सिर्फ उसको प्रभावित करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। निष्क्रिय कारक में लिखना वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोत एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का, एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का, एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, निधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट एरोला लिखना, निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक के अंतर्गत, निष्क्रिय कारक के अंतर्गत स्थलाकृति, स्थलाकृति कोमा पेत्रक पदार्थ, स्थलाकृति कोमा पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ कोमा समय आते हैं, समय आते हैं, समय आते हैं। नेक्स्ट एक नोट ला के लिखना, एक नोट ला के लिखो, निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों को, निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों को आधार प्रदान करते हैं। निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों को आधार प्रदान करते हैं। निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों को आधार प्रदान करते हैं। अब हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट, या आगे लगना है, आधार प्रदान करते हैं। लिया सभी ने?
अब फर्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन, इसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे। नंबर 1 डाल दो, जलवायु। जलवायु, जलवायु हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आप सभी इसको डाल दें, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे अपन इस काम को। जलवायु, चले जलवायु सभी टॉपिक डाल दें। जलवायु क्लाइमेट बोलते हैं इंग्लिश में। जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। CL अपना टॉपिक है। डाल दिया जलवायु। देखो जलवायु क्या होता है, जलवायु भी एक सक्रिय कारक होता है और इसके अंतर्गत वर्षा, तापक्रम, है ना, कि मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है। और अगर तापमान ज़्यादा है तो भौतिक और रासायनिक और जैविक जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होएगी। चट्टानों का फैलना, चट्टानों का सिकुड़ना, ये सब तापमान पर ही डिपेंड करता है। और तापमान में अगर वृद्धि की दर लगातार बढ़ती चली जाएगी तो आप जानते हैं कि अगर प्रति इकाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अगर तापमान में प्रति इकाई कितना, अगर तापमान में प्रति इकाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि तापमान में प्रति इकाई यानी हर मिनट में आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। इसके अलावा तापमान हो गया। एक मैंने कहा जल, जल की मात्रा आप सब जानते हैं, मृदा अपवर्धन एवं अंतःस्त्रवण दोनों को ही, मृदा अपवर्धन और अंतःस्त्रवण दोनों को ही प्रभावित करता है। इसके अलावा अंतःस्त्रवण के दौरान क्या होता है? अंतःस्त्रवण के दौरान निक्षालन होता है, मतलब क्षमता है, और अवक्षेपण होता है। निक्षालन मतलब धुलाई होती है ना, तो ये अंतःस्त्रवण में होता है। और जो आपके पास शुष्क और आर्द्र प्रदेश होते हैं वहाँ पर मृदा में जल का वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन क्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि खनिजों का लॉस ज़्यादा हो जाता है और साथ ही खनिजों का अपक्षय भी हो जाता है। और मृदा में घुलनशील पदार्थ जहाँ पर सीमित वर्षा होती है वह बहकर नहीं जाएंगे। तो सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिजों की जो है एक पर्याप्त मात्रा होती है, खनिज परिपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जहाँ पर न्यून आर्द्रता वाली दशा होती है वहाँ पर जो जैविक अंश कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, टहनियाँ और जीव जंतु जो होते हैं, उनकी जो मृत जीव जंतु होते हैं उनके अंश जो है काफ़ी कम होते हैं। जबकि जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनकी हरियाली वगैरह और जीव जंतु काफ़ी अधिक होते हैं, तो वहाँ काफ़ी अधिक पाया जाता है। आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय की प्रक्रिया एवं पौधों के लिए जल की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा होगी। और ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा के अधिकतर अपक्षय की वृद्धि होती है वहाँ पर मृत्तिका का निर्माण भी अधिक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश में जहाँ वर्षा की कमी के कारण सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कार्बोनेट, क्लोरोकार्बोनेट होता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट जहाँ अधिक हो जाता है, शुष्क और अर्धशुष्क रेगिस्तान वगैरह अपने क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्षारीय मृदाओं का निर्माण अधिक होगा और साथ ही साथ आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त नमी होगी, जिससे वहाँ पर कैल्शियम का निक्षालन व निक्षेपण हो जाएगा तथा मृदा के पृष्ठ पर एल्यूमिनियम और आयरन Fe की अधिकता हो जाएगी, जिससे कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई है। नंबर 1 क्या बताई थी मैंने आपको? जलवायु एक सक्रिय कारक है। तो हम एक पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? नंबर 1 जो मैंने बोला है ना, इसको आप रिवाइज करके सुन सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये। नंबर 1, जलवायु एक सक्रिय कारक है। नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया? जलवायु एक सक्रिय कारक है। समझ में आ गई बात? नंबर 1 पॉइंट, जलवायु एक सक्रिय कारक। 5 पॉइंट लिखाऊंगा बस। नंबर 2, जलवायु के अंतर्गत वर्षा व तापक्रम, जलवायु के अंतर्गत वर्षा व तापक्रम प्रमुख स्रोत होता है।
जलवायु के अंतर्गत वर्षा व तापक्रम प्रमुख स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया सभी के? भाई जलवायु अंतर क्या आते हैं? वर्षा और तापमान आता है। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 क्या आएगा? देखो मैंने बताया तापमान जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तापमान की वजह से भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। चट्टानों का फैलना, चट्टानों का सिकुड़ना, ठीक है, चट्टानों का, ये सब किस पर डिपेंड करता है? तापमान पे डिपेंड करता है। और मैंने कहा था यदि तापमान में प्रति इकाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप वृद्धि करोगे हर सेकंड में, हर मिनट में ही, तो आपका अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? दुगुना। तो तापमान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखना इसके अंदर, लिखो नंबर 3 पॉइंट डाल के लिखो, मृदा निर्माण प्रक्रिया को सबसे अधिक, मृदा निर्माण प्रक्रिया को सबसे अधिक तापक्रम प्रभावित करता है, सबसे अधिक तापक्रम प्रभावित करता है, सबसे अधिक तापक्रम प्रभावित करता है। तापमान के द्वारा मृदा की, तापमान के द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, तापमान के द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। चट्टानों का फैलना व चट्टानों का सिकुड़ना, चट्टानों का फैलना व चट्टानों का सिकुड़ना तापमान पर ही निर्भर करता है। चट्टानों का फैलना व चट्टानों का सिकुड़ना तापमान पर ही निर्भर करता है। निर्भर करता है, पैराग्राफ से लिखना, तापमान में वृद्धि से अपक्षय की दर बढ़ जाती है। यदि तापमान में वृद्धि से अपक्षय की दर बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक देखो ऐसे इसको लिखना, ऐसे नहीं कोमल आके लिख देना, ऐसे क्या लिखेंगे? यदि कंटिन्यू लाइन में, यदि तापमान में प्रति इकाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। ये लाइन लिख देंगे और एक कोमे से बंद भी कर देंगे। तीन नंबर पॉइंट सभी के समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। तापमान कंप्लीट होता है यहाँ पर। 4 नंबर क्या है? जल लिखेंगे। इसमें जल की मात्रा मृदा अपरदन, नंबर 4 पॉइंट है ना, जल की मात्रा मृदा अपरदन एवं अंतःस्त्रवण, अपरदन लिखा ना, अपरदन इसे लिखते हैं अपरदन, देख लेना, अपरदन एवं अंतःस्त्रवण। अंतःस्त्रवण में जानते हो क्या था? निक्षालन और निक्षेपण, है ना। अंतःस्त्रवण लिखा, जल की मात्रा मृदा अपरदन एवं अंतःस्त्रवण दोनों को प्रभावित करती है, दोनों को प्रभावित करती है। निक्षालन माने समझते क्या होता है? धुलाई, और निक्षेपण माने धुला हुआ, दोनों को प्रभावित करती है। अंतःस्त्रवण द्वारा निक्षेपण, निक्षालन व निक्षेपण, अंतःस्त्रवण द्वारा निक्षालन, मैंने बताया, कल बताया था, निक्षालन माने क्या होता है? धुलाई, व निक्षेपण, निक्षेपण माने क्या होता है? धुला हुआ। निक्षालन व निक्षेपण प्रक्रम होते हैं,
प्रक्रम होते हैं प्रक्रम होते हैं जो मृदा संस्तर, जो मृदा संस्तर जानते हो ना, AOAB है ना, जो मृदा संस्तर के विकास को प्रभावित करते हैं, जो मृदा संस्तर के विकास को प्रभावित करते हैं, जो मृदा संस्तर के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना, शुष्क तथा उपार्द्र क्षेत्रों में, ऐसे लिखना, शुष्क तथा उपार्द्र, ऐसे उल्लू वाला आएगा, उपार्द्र, शुष्क तथा उपार्द्र क्षेत्रों में मृदा में उपस्थित जल का वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, मृदा में उपस्थित जल का वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, जिससे कि खनिजों का ह्रास अधिक होता है, और जिससे कि खनिजों का ह्रास माने नुकसान, कमी, ह्रास, ऐसे ह्रास, खनिजों का ह्रास व अपक्षय हो जाता है, खनिजों का ह्रास व अपक्षय हो जाता है। नेक्स्ट एरो लगाना, मृदा में घुलनशील पदार्थ, एरो लगाना इस चीज़ को, मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा होने के कारण बाहर नहीं आते हैं, मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा होने के कारण बाहर नहीं आते हैं, जिससे कि मृदा पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, नेक्स्ट एरो लगाना, न्यून आर्द्रता, जहां पर काफी कम आर्द्रता, ऐसे न्यून आर्द्रता की दशा में जैविक अंश कम पाया जाता है, जबकि न्यून आर्द्रता जहाँ पानी कम है, जबकि आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जैविक अंश अधिक पाया जाता है, क्योंकि आर्द्र क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की प्रक्रिया और पौधों के लिए उपलब्ध जल पर्याप्त होता है।